हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेटी सेट नंबर 28 देखने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला पेटी सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, पहला करा है बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम किस प्रकार होता है बताना है। ऑप्शन ए दिया सरल से जटिल की तरफ होता है। ऑप्शन बी दिया है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। ऑप्शन सी दिया है वैश्विक से स्थानीय की ओर होता है। ऑप्शन डी दिया विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखिए, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम जो होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। बाकी जो ऑप्शन देखिए दिया है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, ये भी नहीं सही है प्राथमिक वर्षों के लिए। और वैश्विक से स्थानीय की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो बाकी ये सब नहीं है सही। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, अर्थात भाषा का विकास के लिए बच्चों के लिए संवेदनशील जो है समय कौन सा होता है, कौन सी अवस्था होता है। ऑप्शन ए दिया है आरंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी दिया है माध्यमिक बाल्यावस्था। ऑप्शन सी दिया है किशोरावस्था। ऑप्शन डी दिया है प्रसव पूर्व अवस्था। तो देखिए, भाषा के विकास के लिए बच्चों की जो महत्वपूर्ण अवस्था है या फिर संवेदनशील अवस्था है वो है आरंभिक बाल्यावस्था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है। तो ये तो काफ़ी इजी है। ऑप्शन ए दिया है सामाजिकरण। ऑप्शन बी दिया है समायोजन। ऑप्शन सी दिया है समावेशन। ऑप्शन डी दिया है अनुकूलन। तो देखिए, जब जिस प्रक्रिया के द्वारा बच्चे जो है समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसको कहते हैं सामाजिकरण। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। इंपॉर्टेंट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण से पूछा है क्वेश्चन कि वस्तु स्थायित्व की योग्यता किस जो है अवस्था में आता है, बताना है। ऑप्शन ए दिया है संवेदी चालक। ऑप्शन बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन डी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संवेदी चालक, अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है उसमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है बच्चों में। चलिए अगला देखते हैं। अगला जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है अपनी सोच में क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए दिया है जीववादी चिंतन। ऑप्शन बी दिया है केंद्रीकरण। ऑप्शन सी दिया है अप्रतिवर्तिता। ऑप्शन डी दिया है वस्तु स्थायित्व। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो सूर्य को जो है सजीव समझ रही है इसलिए उसमें जो है जीववादी चिंतन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा जो है प्रतिपादित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन बी दिया है स्कीमा। ऑप्शन सी दिया है पाड़। ऑप्शन डी दिया है सामाजिक अंतःक्रिया। तो देखिए, लेव वाइगोस्की का जो द्वारा जो संकल्पना जो प्रतिपादित नहीं है वो है स्कीमा, जो कि पियाजे का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही होगा लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी दिया है वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। ऑप्शन सी दिया है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ अर्थात आलंबन देना। ऑप्शन डी दिया है उद्दीपक व प्रक्रिया के बीच जो है देखिए उद्दीपक व प्रक्रिया के बीच संबंध को प्रोत्साहित करना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाड़ अर्थात आलंबन देना। अगला देखते हैं। अगला है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए दिया है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप
में देखना। ऑप्शन बी दिया है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना। ऑप्शन सी दिया है कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना। ऑप्शन डी दिया है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो देखिए कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की जो प्रथम अवस्था की जो विशेषता है वो है दूसरों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, करा है एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या किया जाता है या फिर कैसा होता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। देखिए बाध्य नहीं किया जाता है, ये नहीं सही है। बी कह रहा है बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा सकें। बी सी कह रहा है बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है। डी कह रहा है बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमता को पा सकें, अर्थात ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर द्वारा इजली है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि भाषाई बुद्धि का जो है बुद्धि का उन्होंने जो वर्णन किया है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, व्यक्तिगत वाक। ऑप्शन ए दिया है प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है नकारना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला देखते हैं, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? इजी है, कई बार रिपीटेड है। जेंडर भूमिका में लचीलापन। बी कह रहा है जेंडर समानता। सी कह रहा है जेंडर गतिशीलता। डी कह रहा है जेंडर प्ररूप। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेंडर प्ररूप। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विभेदित निर्देश। बी कह रहा है मानकीकृत निर्देश। सी कह रहा है उद्दीपन। डी कह रहा है अनुबंधन। तो देखिए एक ही कक्षा कक्ष में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है उसको विभेदित निर्देशन जो है कहते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, समाजवादी रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है वस्तुनिष्ठ या प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं। बी कह रहा है सहयोगात्मक परियोजनाएं। देखिए सी कह रहा है मानकीकृत परीक्षाएं। डी कह रहा है मानव संदर्भित परीक्षाएं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सहयोगात्मक परियोजनाएं। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो देखिए शिक्षार्थियों के आकलन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन ए दिया है समावेशन। ऑप्शन बी दिया है नामीकरण व पृथक्करण। ऑप्शन सी कह रहा है प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन डी कह रहा है बहिष्करण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशन कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। देखते हैं कौन सा नहीं दे रहा है। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना। देखिए ये देता है। भी कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, ये भी देता है। हमसे कहा नहीं देता है। केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। तो देखिए ये नहीं देता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किससे जूझते हैं। पढ़ने से संबंधित कठिनाई तो आप लोग जानते ही हैं कि जिसको कहते हैं पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरी ही नहीं है। अगला देखते हैं
श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रव्य किताबें, मुद्रित किताबें, उपशीर्षक वाले वीडियो या फिर त्रियामी आर्ट और मानचित्र। देखिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो शिक्षण सामग्री जो उपयुक्त नहीं है वो है श्रव्य किताबें। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए? कैसे जानेगी कोई शिक्षिका की ये बच्चा जो है सृजनात्मक है? ऑप्शन ए दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, ऑप्शन बी दिया है सही मिलान करने वाले प्रश्न, ऑप्शन सी दिया है सही और गलत उत्तर वाले विकल्प वाले प्रश्न, ऑप्शन डी दिया है खुले जवाब वाले अर्थात मुक्तोत्तर प्रश्न। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खुले जवाब वाले प्रश्न। अगला देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसे नज़रअंदाज किया जाए। बी कर रहा है उन्हें नकारा जाए, सी कर रहा है उन्हें आगे बढ़ाया जाए, डी कर रहा है उनकी जो है उपेक्षा की जाए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन देखिए कथन दिया है, बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कैसे बच्चे सीखते हैं। तो देखिए चीज़ों को बनाकर व कार्य करके भी सीखते हैं, पढ़ लिख कर भी सीखते हैं, बोल व सुनकर भी या सोच व मनन करके भी, अर्थात ये चारों प्रकार से सीखते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा किसी कक्षा में विद्यार्थी बेहतर जो है ढंग से सीखते हैं, किस प्रकार? ऑप्शन ए दिया है शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरण पर बल देते हैं। बी कह रहा है शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्यों में अच्छा कर सकते हैं। सी कह रहा है शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। डी कह रहा है शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। देखिए एक कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से तभी सीख पाएगा जब शिक्षक को उसकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से उदाहरण देता है तब वह बच्चे के किस भाव को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए दिया अपनापन, ऑप्शन बी दिया हीनता, ऑप्शन सी दिया क्रोध, ऑप्शन डी दिया अलगाव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपनापन। अगला देखते हैं, कह रहा है समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुसरण से, या फिर प्रतिक्रिया सेट से, या फिर कार्यात्मक स्थिरता से? तो देखिए समस्या समाधान की प्रक्रिया जो बेहतर होगी तार्किक सोच से। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, बच्चों की भ्रांतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए दिया है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। बी कह रहा है बच्चे के अविवेकी चिंतन को दर्शाती है। सी कह रहा है बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। डी कह रहा है बच्चों में उनकी हीनता को दर्शाती है। तो देखिए बच्चों की भ्रांतियां और त्रुटियां जो है बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौका देती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधि बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई तथा उनकी रुचि की नहीं है। ऑप्शन ए दिया है आनंद, ऑप्शन बी दिया उत्सुकता, ऑप्शन सी दिया उत्साह, ऑप्शन डी दिया ऊब। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊब, जो कि उसकी रुचि नहीं है कह रहा है। अगला देखते हैं, इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। देखते हैं, कह रहा है बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। देखिए डर पैदा करके सजा का इस प्रकार बच्चे नहीं सीख सकते, ये नहीं सही है। इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। देखिए इनाम और सजा सीखने में प्रभावशाली नहीं है, अर्थात दोनों जो है अभिकथन और कारक दोनों गलत हैं, कारण भी गलत है और अभिकथन भी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात एक ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों की अभिरुचि देखिए ये भी करता है, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता ये भी करता है, विद्यार्थियों के विकासात्मक स्तर ये भी करता है, सीखने सिखाने की पद्धति ये भी, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की स्थिति में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? ऑप्शन ए दिया है व्यक्ति
कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी कह रहा है तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सी कह रहा है व्यवहार के सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। डी कह रहा है वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।